हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका सब्जेक्ट पीसी में है, मैम फर्स्ट सेमेस्टर में पीसी जो सब्जेक्ट है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, तो मैंने आपको जो है 2 चैप्टर्स, जो 10 चैप्टर्स हैं हमारे, उसमें से मैंने 2 चैप्टर्स आप लोगों को करवा दिए हैं। ऑन कम्युनिकेशंस, एक्सप्लोरिंग स्पेस और सीवी रमन, ये आपको 3 चैप्टर्स में करवा चुकी हूँ। ऑन कम्युनिकेशन, एक्सप्लोरिंग स्पेस, सीवी रमन, और चैप्टर ये आज आपका है 4 है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। ठीक है ना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ टेक्नीशियंस, ये चैप्टर है आपका। इसमें से आपको मालूम है कि क्वेश्चन आंसर ही हम लोगों के में आते हैं। अब मैं आज को थोड़ा सा आपको इस जो हमारा ये चैप्टर है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए कि टेक्निकल एजुकेशन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मैनी फेजेस ऑफ नेशंस प्रोग्रेस। अब आप ये जानते हैं कि जो टेक्निकल जो पावर होती है, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा होती है, वो किसी भी देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि आपने देखा जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, जापान है, तो ये और रूस है, तो उसमें देखो ना आपने टेक्निक उनकी जो है, यानी कि जो टेक्निकल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा डेवलप है। उसी के कारण वो आज जो है इतनी पूरे वर्ल्ड में जिनको कि महाशक्तियों के रूप में जाना जाता है, अमेरिका रूस को महाशक्तियों के बारे में के रूप से उनको जाना जाता है नाम से। तो वो किस तरह से डेवलप है, क्योंकि उनकी जो टेक्निक है, और जो टेक्निक होती है यानी कि जो जितनी भी यानी कि इंडस्ट्रीज़ हो या किसी भी तरह से उनका वर्क हो, उनकी जो टेक्निक्स होती है वो बहुत यानी कि डेवलप है। ऐसी ऐसी मशीनरीज होती हैं जो यानी कि जिनसे कि काम बहुत कम समय में बहुत अधिक लोगों को काम वो कर लेती है। तो ये जो सारी जो टेक्निकल यानी कि किसी भी देश की उन्नति के लिए उसकी जो टेक्निकल पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी भी देश की उन्नति के लिए उनकी जो टेक्निकल पावर है मस्ट बी स्ट्रांग, और वही देश उतनी ही डेवलपमेंट यानी कि उन्नति कर सकता है जिसकी जितनी टेक्निकल पावर स्ट्रांग होगी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अपॉन जो हमारा जो इफ़ेक्टिव होता है, मतलब हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उस वो किस पर रहती है, वो हमारी जो है वेल्थ पर, मटेरियल वेल्थ पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो हैं सारी जो हैं आपकी ये टेक्निकल सिस्टम्स हैं, जो कि टेक्निकल एजुकेशन यानी कि ये जो कि किसी भी देश की उन्नति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि वेल्थ हुई, एजुकेशन हुई, इकोनॉमिक पावर हुई, ग्रोथ, और ये जो भी हैं आपकी सारी टेक्निकल एजुकेशंस, ये किसी भी देश की रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन्नति के लिए। अब और कोई भी देश जो है इनके बिना उन्नति नहीं कर सकता। और इसमें यह है कि इन सच अ प्रोसेस द सिस्टम इटसेल्फ कैन नॉट अफोर्ड द रिमेन स्टैटिक एंड रिग्ड सिंस द नीड ऑफ टेक्निकल मैन पावर वेरी विद टाइम। और यानी कि जो इस प्रणाली में जो है यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी कि समय के अनुसार उनको चेंज कर लेना चाहिए। यानी कि किसी भी कंट्री में जो टेक्निकल एजुकेशंस हैं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मस्ट बी फ्लेक्सिबल। ये आपका क्वेश्चन भी है कि लचीले होते हैं, वो टाइम के टाइम वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो वो ज़रूरी है कि वो टाइम टू टाइम वो चीज़ें चेंज होती रहें। आपका जैसे पैराग्राफ में दे रखा है कि देश के विकास में तकनीकी शिक्षा नए चरणों से अत्यधिक प्रभाव डालती है, और ये देखिए जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें देखिए बोल्डली स्पीकिंग टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड एट 3 लेवल, द इंजीनियर, द टेक्नोलॉजिस्ट, और प्लानिंग और डिज़ाइनिंग और क्राफ्टिंग के लिए आपका क्राफ्ट वर्क यानी कि मैन पावर। ठीक है ना, इंजीनियर एंड द टेक्नोलॉजिस्ट। अब इसमें क्या है कि देखिए इंजीनियर एंड द टेक्नोलॉजिस्ट केपेबल ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कैरिंग आउट द रिसर्च इन वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी, द टेक्नीशियन ऑन whom rest the burden of proper executions of the craftsmen who are engaged in actual production at the entire stage। अब क्या होता है बच्चों, देखो इंजीनियर के जो वर्क होता है वो 3 लेवल्स पर होता है। जो भी हमारा इंजीनियर का वर्क होता है वो 3 लेवल पर होता है। फर्स्ट लेवल पर इंजीनियर, सेकेंड लेवल पर आपका जो है टेक्नीशियंस आते हैं, और थर्ड लेवल पर आते हैं आपके क्राफ्टमैन। अब होता क्या है, मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि कैसे, हाउ इट्स हैपनिंग। अब मान लीजिए इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है,
अब सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, आपको मालूम है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिज बनाना, बड़े बड़े होटल्स, ये जो जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सिविल इंजीनियर के द्वारा होता है। अब ये 3 लेवल बता दिए इन्होंने कि इंजीनियर्स यानी कि इनके 3 लेवल्स होते हैं। अब इनके 3 लेवल्स में यानी कि 3 लेवल्स होते हैं और 3 लेवल्स में आपका इंजीनियर, सेकंड आपका टेक्नीशियंस और थर्ड होता है आपका क्राफ्टमैन। यानी कि ये 3 जो है ये लेवल होते हैं, इनके बेस से ही कोई काम होता है। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी सिविल इंजीनियर को अपॉइंट किया गया कि आपको एक, मान लीजिए हॉस्टल बनाना है, किसी कॉलेज में आपको एक हॉस्टल बनाना है। अब वो हॉस्टल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो नक्शा बनाएंगे। इंजीनियर का काम है उस चीज़ को प्लान करना कि किस तरह से वो नक्शा बनेगा, मतलब उनको रिक्वायरमेंट्स दे दी जाती है कि हमें इतने बाय इतने के रूम चाहिए, है ना, इतना स्पेस होना चाहिए और इस बिल्डिंग में इतने कॉरिडोर इस तरह से हों, इस तरह से क्लासेस रूम आमने सामने हों, या जैसे भी कि कितने रूम होने चाहिए और वो कैसे कैसे कहाँ होने चाहिए, उसमें लेबोरेटरी भी हो, लैब्स भी हों और जो यानी कि जहाँ पर वो प्रयोग होते हैं जो वर्कशॉप भी हो, तो ये सारी चीज़ें हों। तो एक इंजीनियर इन सब चीज़ को देखकर एक नक्शा तैयार करता है। सबसे पहले वो उस प्लेस को देखता है कि कितने प्लेस में यानी कि कितने गज में, जैसे हम गज में नापते हैं कि भाई 2 गज ज़मीन है या बीघा ज़मीन है, तो उसमें पहले वो प्लेस देखते हैं कि कितने प्लेस में वो सारी चीज़ें बनेंगी, मतलब कहाँ कहाँ हमें क्या बनाना है, प्लेग्राउंड भी होना चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले वो इंजीनियर एक नक्शा तैयार करेगा क्योंकि उसका काम है। अब उसके बाद भी नक्शा तैयार करने के बाद जब वो पास भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो जो टेक्नीशियन सेकंड लेवल जो टेक्नीशियंस होता है वो क्या करता है, टेक्नीशियंस, अब इंजीनियर उसको नक्शा पास हो गया, अब टेक्नीशियंस को वो काम दे देंगे। अब टेक्नीशियंस क्या करेंगे उस हिसाब से कि यानी कि जब वर्क शुरू होगा तो कितने लेबर चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, मतलब एक दिन में हम काम को स्पीडली करें, मतलब एक टाइम भी फिक्स होता है। मान लीजिए 2 साल दे दिया उनको बनाने के लिए, 1 साल दे दिया कि आपको इसमें बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक यानी कि अब वो टेक्नीशियंस क्या करेंगे उस हिसाब से, यानी कि सारा मटेरियल, अब कंस्ट्रक्शन काम में तो रेत, सीमेंट और बजरी ये चीज़ें चाहिए और लेबर चाहिए और जो इक्विपमेंट्स होते हैं यानी कि जो सीढ़ी वगैरह जो भी कुछ होता है तो वो सब होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अब वो जो टेक्नीशियंस हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग, यानी कि अब सिविल इंजीनियर के प्लान के अकॉर्डिंग वो सारी तैयारी करेंगे और लेबर का भी रखेंगे कि भाई लेबर जो है एक दिन में कितने लेबर इस काम को पूरा करने के लिए चाहिए हमें, तो वो सारा अरेंजमेंट उसके बाद वो करेंगे। जितनी भी प्लानिंग हो गई उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए जितना भी मटेरियल है, चाहे वो मैन पावर है या मटेरियल है, वो सबका अरेंजमेंट होगा। देन उसके बाद वो जो क्राफ्टमैन यानी कि जो मैन पावर है, जो लेबर वर्क आएगी। अब लेबर वर्क देखिए, लेबर वर्क को तो इतना पता है कि हमें ये चीज़ कैसे बनानी है, एक रूम बनाना है तो उन्हें मालूम है, वो सामने खड़ जाएंगे, बस सिर्फ ईंट के ऊपर ईंट रख के वो बिल्डिंग को तैयार करना है। लेकिन कहाँ विंडोज़ होंगी, कहाँ डोर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंजीनियर और टेक्नीशियंस खुद खड़े होकर बताते हैं और लेबर वर्क उस चीज़ को फॉर्म करती चली जाती है, उसको बनाती चली जाती है। लास्ट में यानी कि वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो ये 3 लेवल्स हैं कि एक इंजीनियर उसकी प्लानिंग करता है, उसका डिज़ाइनिंग करता है, उसके बाद टेक्नीशियंस उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मटेरियल मैन पावर चाहिए उसका अरेंजमेंट करता है और उसके बाद जो लेबर वर्क होती है वो उस काम को पूरा करती है, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शंस इज प्रिपेयर्ड बाय द लेबर। लेबर के द्वारा वो जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, रूप में आती है, वो बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें ये आपकी 3 आपकी जो है वो होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि थर्ड पैराग्राफ में दे रखा है कि एजुकेशन ऑफ टेक्नीशियंस इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। जो टेक्नीशियंस जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। मैंने बताया कि टेक्निक और टेक्नीशियंस दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जो द वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन द टेक्नीशियंस who has to assist the engineer on the one hand and the translate the language of the engineer to the craftsman on the other। यानी कि जो एक असिस्टेंट जो टेक्नीशियंस होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, क्योंकि वो सेंटर पार्ट है, क्योंकि ऊपर इंजीनियर नीचे वर्कर, वो सेंटर पार्ट है।
तो इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग जो उसके ऑर्डर होते हैं, यानी कि जो उसकी प्लानिंग होती है, उसको लेबर तक कंटिन्यू करना है, यानी उसको असिस्ट करके और उस लैंग्वेज को, जो इंजीनियर की लैंग्वेज है, वो क्राफ्टमैन तक समझानी, यानी कि जो करवाना चाहते हैं, किस तरह से काम करवाना चाहते हैं, वो क्राफ्टमैन तक वो पास करने के काम करते हैं। Course of the technicians leading its diploma in various branches of engineering and technology are offered by our technical institution। अब इसमें देखिए कि अब जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, और वो कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं, और जिसमें कि उन्होंने डिप्लोमा ले रखा होता है, उस फील्ड में डिप्लोमा ले रखा होता है। जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो सिविल ब्रांच लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेते हैं, जो सीएस के होते हैं वो सीएस ब्रांच लेते हैं। तो सब जो है अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिसमें इंटरेस्ट होता है वो ट्रेड लेते हैं। अब नीचे इन्होंने बहुत सारे आपके मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल, एयर कंडीशनर, ये तो सारे बता रखे हैं जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, यानी कि उसमें जो है वो एक डिप्लोमा लेके उस वर्क को जानते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, और इसमें फिर ये देखा पॉलिटेक्निक्स के लिए। अब ये जो हमारा जो पॉलिटेक्निक है जिससे सब्जेक्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट, इसमें यानी कि जो है फिर पॉलिटेक्निक की स्थापना इसीलिए करी गई कि जितनी भी जो इंजीनियर्स हैं जो बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, और जो आगे तक की जो डिप्लोमा डिग्री लेते हैं, तो वो उसके बेस, उनको एक बेस जो है आफ्टर 10th। अब वैसे आपको मालूम है कि बीटेक अगर करना है, डायरेक्ट हम बीटेक करेंगे तो 12th के बाद हमें एडमिशन मिलेगा, एग्जाम्स पास करेंगे, उसके बाद ही हम बीटेक का कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो 10th के बाद ये पॉलिटेक्निक का जो इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है सरकार के द्वारा, वो इसलिए की गई है कि 10th के बाद स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन ले लें, और उसके बाद जो बेसिक नॉलेज है ऑफ इंजीनियरिंग की, और जो ब्रांच की जो उन्होंने ली है, अलग अलग क्लासेस चलती हैं, सीएस के होंगे तो सीएस की अलग चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग चलेगी। तो ब्रांच के अकॉर्डिंग जो चलती हैं, तो उन्हें जो एक बेसिक नॉलेज है वो पॉलिटेक्निक्स में दी जाती है। अब पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको मालूम है कि 3 ईयर का डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा लेने के बाद जो है डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन मिल जाता है, यानी कि सेकेंड ईयर में उनके एडमिशन मिल जाता है। तो आपके पास बीटेक की भी डिग्री आ जाती है, यानी कि फिर इंजीनियर। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पॉलिटेक्निक्स में बेसिक नॉलेज आपको दी जाती है। बहुत सारे गर्ल्स, अब देखिए पॉलिटेक्निक्स बहुत सारे हैं। हम यूपी स्टेट में रहते हैं तो यूपी में भी बहुत सारे पॉलिटेक्निक हैं, उसमें प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। हम सहारनपुर के पॉलिटेक्निक हैं तो सहारनपुर में केवल 2 ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं, एक तो ये वाला और एक दूसरा, और उसके अलावा और जो पॉलिटेक्निक है वो सारे प्राइवेट हैं। और हमारे जो पॉलिटेक्निक है देखिए इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए को एजुकेशन का जो है प्रारूप होता है, लेकिन जो सहारनपुर का जो दूसरा है सावित्रीबाई फुले जो पॉलिटेक्निक है वो केवल गर्ल्स के लिए है, उसमें बॉयज़ एडमिशन नहीं ले सकते। तो पॉलिटेक्निक ऐसे भी होते हैं क्योंकि हर जगह बच्चों ऐसी, आपको मालूम कि हर जगह जो है पेरेंट्स जो है बॉयज़ के साथ पढ़ाना पसंद नहीं करते, को एजुकेशन में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो गर्ल्स पॉलिटेक्निक जो केवल गर्ल्स के लिए खोले जाते हैं वहाँ पर उनको एडमिशन्स दिला सकते हैं, ताकि जो लड़कियाँ भी हैं जो इंजीनियर बनना चाहती हैं तो वो वहाँ पर बेसिक नॉलेज ले लें। क्योंकि आपको मालूम है कि जो आप इंडिया में क्या हर कंट्री में कोई भी एजुकेशन ऐसी नहीं है कि जहाँ पर गर्ल्स एडमिशन्स ना लें। गर्ल्स हो या वुमेंस, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें वुमेंस भी पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि को अटेंड करती हैं क्लासेस, और फिर उसमें वो जो है वर्क को सीखती हैं, करना सीखती हैं। तो इसीलिए गर्ल्स के लिए भी सेम जो है हमारा ये जो है प्रोग्रेस, मतलब ये आपका हमारा फॉर्मेट है जिसकी पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई है। गर्ल्स और बॉयज़ और दोनों ही ले सकते हैं। तो इसमें जो है आपके नीचे बच्चों सारे पॉलिटेक्निक के बारे में बता रखा है, ऊपर भी और नीचे भी। गर्ल्स पॉलिटेक्निक के बाद कि 10th और 12th के बाद कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें जो इंजीनियर बेस पर होते हैं वो तो 10th के बाद एंट्रेंस टेस्ट देके उसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, मतलब मिल जाता है उनको काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे होते हैं, ये 3 साल का होता है, लेकिन कुछ कोर्स होते हैं ऐसे जो 2 साल के होते हैं। जैसे हमारे पॉलिटेक्निक में MOM ब्रांच का जो कोर्स है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो आपका है, तो वो 2 साल का डिप्लोमा है, और आपने जो एडमिशन लिया है वो आफ्टर 12th लिया है, यानी कि 12th के बाद आपने एडमिशन लिया है। ये क्योंकि MOM में जो रिक्वायरमेंट्स थी एडमिशन लेने की वो 12th पास थी,
और जो CS वगैरह जो इनकी जो वो थी एडमिशन लेने की जो एक वो थी इनकी एज, यानी कि वो कौन सी उसमें पास करके, यानी कि वो 10th पास करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और MOM यानी कि जो आपका जो ये सिलेबस है बच्चों, आप केवल 12th पास आती है, इसमें आपके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। तो इसके बारे में बताए गए हैं। और हर फील्ड में जो है कोई भी स्टूडेंट चाहे वेदर गर्ल्स और बॉयज़ आपका उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए किसी भी आपके जो हैं, अब ये सारे आपके डेवलपमेंट बता रखे कि उसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। अब पॉलिटेक्निक में जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें बेटा लैब होती है, लैब में क्योंकि आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, लैब्स होती है। अब आपका MOM ब्रांच है तो इसमें आपका क्या मेन है कि शॉर्ट हैंड इन हिंदी एंड इंग्लिश, और ये सब्जेक्ट हमारा है। और भी जो सब्जेक्ट हैं तो इन हिंदी एंड इंग्लिश जो है टाइपिंग के लिए, यानी कि आपकी लैब लगेगी। ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल लैब में तो सीखेंगे, टाइपिंग करना शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि आपका वर्क ही है, यानी कि आप असिस्टेंट या टाइपिंग का आपको जॉब मिले या जैसे भी है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है। और जो इंजीनियर वगैरह के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो अलग तरह की लैब होती है। तो पॉलिटेक्निक में ही वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जिनको, यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कोर्स से रिलेटेड, और वहाँ पर उसको कम्प्लीटली मतलब किया जाता है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स आपका कि अब इसमें बच्चों जो एक पद्धति समझाई है, इसमें दो यानी कि आपकी जो है आपकी थ्योरी के बारे में बताया गया है, यानी दो थ्योरी के बारे में बताया गया था कि एक तो फर्स्ट जो प्राचीन से चली थी वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी, और दूसरा था लर्निंग बाय डूइंग, है ना। तो ये दो आपकी पद्धति बताई गई हैं जो आपकी इसमें जिसमें हम काम सीखते थे कि वेरिफिकेशन ऑफ जो थ्योरी थी। अब देखिए आप पेज नंबर 53 पर 6th जो पैराग्राफ है वो पढ़िए। इन द फास्ट डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट modernizations of the laboratories and workshop is to given necessary attention, यानी कि इसमें ये सारी चीज़ों का इसको ध्यान में रखकर ही इन चीज़ों को बनाया गया है। There has been a shift in the approach towards the times of laboratory instructions. Conventional laboratory of experiment on verification of theory are giving way to learning by doing. To keep this trend in laboratory practice and to meet the requirements of curricular changes, laboratories are being modernized. यानी कि इसमें जो यानी कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर ओरली आपको बता दिया जाए, लिखवा दिया जाए, तो क्या वो समझ में आएगा? नहीं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें लैब की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो बिना आप ओरली उसको कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम प्रैक्टिकली उसको करके ना दिखा दें। जिस लैब में जाकर आप प्रैक्टिकल खुद एक्सपेरिमेंट्स जब आप खुद करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, या उसको करते हुए देखेंगे तो वो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड यदि उसके बारे में केवल आपको थ्योरी में बता दिया जाए कि आप ऐसे ये वाला केमिकल्स मिला के इसमें केमिकल मिलाएंगे तो रिएक्शन होगा, ये प्रोड्यूस होगा या जो कुछ होगा, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप लिख तो लेंगे लेकिन उस चीज़ को सामने आप उसको कैसे करें समझेंगे जब तक आप उस प्रैक्टिकल होते हुए ना देख लें। तो आपकी जो वेरिफिकेशन थ्योरी थी उसमें स्टूडेंट्स ऐसा ही होता था कि उसमें प्रैक्टिकल तो करवाए नहीं जाते थे, केवल प्रैक्टिकल को एलोबरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया, ओरल आपको राइट करवा दिया। अब इससे क्या होता था कि जो प्रैक्टिकल्स होते थे वो समझ में नहीं आते थे, केवल बस लिख लिया, उनको लर्न कर लिया। तो जो ये थ्योरी थी, वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी थी, ये थोड़ी सी इसके समय के अनुसार इसमें चेंज लाया गया कि भाई ये सक्सेस नहीं रही क्योंकि वो प्रैक्टिकल समझ में ही नहीं आए। जब प्रैक्टिकल करेंगे अपने आप तब चीज़ समझ में ज़्यादा आती है। तो ये जो थ्योरी है धीरे धीरे लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो आपके हैं कि वेरिफिकेशन थ्योरी और लर्निंग बाय डूइंग, ये दोनों ही वेरिफिकेशन मतलब थ्योरी पर क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी और लर्निंग बाय डूइंग। अब लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी में क्या था कि जो हम बता रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो वो आप सब देखते हैं। उसमें प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट कराए जाते थे, उसमें लैब्स होती थी और उसमें प्रोग्राम करवाए जाते थे। तो उसमें जो है ये सब चीज़ों को बारे में बताया जाता तो प्रैक्टिकल करवाए जाते थे। तो उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को समझने में बहुत आसानी हो गई।
वो चीज़ को अच्छी तरह से समझने लगे, उनको बहुत आसानी हुई और वो चीज़ को अच्छी तरह से समझने लगे। तो ये जो लर्निंग बाय डूइंग है, ये जो थ्योरी थी, ये जो है फिर सक्सेस रही और आज इसी थ्योरी के बेस पर जो है जो आपके जो है ये सिलेबस मतलब चला जाते हैं, जिससे कि इनको मॉडर्नाइज्ड किया गया और आधुनिकीकरण करना होगा। मतलब इन चीज़ों को देखने के लिए हमें अपनी लेबोरेटरी को उनका आधुनिकीकरण करना होगा। अब देखिए कि उसी में आप जिसमें आप देखिए कंप्यूटर नीचे बता रखा है कि रैपिड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट, ए नंबर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आर जो है आपकी इंक्रीजिंग हो रही हैं, एमरेजिंग हो रही हैं, यानी कि इनको बढ़ रही हैं। तो नए तरह के जो जितनी भी टेक्निक्स हैं वो नीचे आपके पैराग्राफ में बताई गई है। आपके नीचे वाले पैराग्राफ की कंप्यूटर आपका इसमें है इंक्लूड माइक्रो प्रोसेस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस, इन्वायरमेंटल, एनर्जी साइंस, बायोमेडिकल, लेज़र टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, आपका जो है मैनेजमेंट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बायो कन्वर्जन, सोलर फोटो। तो जितने भी ये आपकी टाइप्स हैं ये सारी, यानी कि रॉकेटरी जितने भी हैं ये सब इसके अलग अलग उसके हिसाब से इसमें आ रही हैं। तो ये सब इसमें सीखा जाता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग उसके। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके यानी कि जो है टेक्निकल आपका टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्रेस आपका जो चैप्टर था, यानी कि टेक्निकल एजुकेशंस, यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। तो आपने इसमें देखा कि जो हमने इस चैप्टर में समरी में हम ये हमने ये सीखा कि जो टेक्निकल एजुकेशंस है वो किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए कितनी मतलब नेसेसरी है। जितने भी जो भी कंट्री जितना भी टेक्निकल पावर में स्ट्रॉन्ग होगा वो कंट्री उतनी ही प्रोग्रेस करेगा। उसके बाद पॉलिटेक्निक्स के बारे में बताया गया आपको कि पॉलिटेक्निक्स की स्थापना क्यों की गई, कितनी ब्रांचेज होती हैं, कितनी सारी, और जिसकी अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम किसी भी ट्रेड में एडमिशन लेकर उस बेसिक नॉलेज को हम ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक्स गर्ल्स के साथ और बॉयज़ के साथ कोएड भी होती है और अलग भी सेपरेट भी होती है, उसकी स्थापना भी की गई है। और जितनी फिर आपने सीखा कि जो लैब में आधुनिकीकरण किया गया, यानी कि जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको अरेंज किया गया जिससे कि स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए। उसके बाद दो थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया कि वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी एंड लर्निंग बाय डूइंग। इस टाइप की जो थ्योरी थी वो उसके बारे में आपको बताया गया कि क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया। तो आप जो है जिससे कि आराम से उस चीज़ को समझ जाएंगे। उसके बाद में फिर ये सारे आपके बताए गए हैं नीचे। तो ये जितना भी है आपका बेटे कि महत्वपूर्ण कि जितने भी राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण योगदान हेतु वास्तविक कार्य किया जाना आवश्यक है। जितना हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है, नए आपकी जो रिसर्च हो रही है, नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, सो दैट कि हमारी कंट्री, अब हम देख ही रहे हैं कि हमारी कंट्री भी एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप होने मतलब कि प्रोसेस पर ही है। तो ये था आपका चैप्टर स्टूडेंट्स। अब आप इसमें क्वेश्चन आंसर मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें एक जो है क्वेश्चन आंसर 100% इसमें से भी, इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आएगा। अब इसमें देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपका इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है आ जाता है, मतलब आ चुका है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से आपके लिए ये आ सकता है, इसमें से आएगा भी और इसमें से जो क्वेश्चन आ चुका है। अब आपके में आया है कि हाउ इज़ एजुकेशन ऑफ टेक्नीशियंस द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, एक्सप्लेन। बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री के लिए बैकबोन होती है टेक्निकल एजुकेशन। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो ये आपका जो है इसमें क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, 2000 आपकी उसमें ये आ चुका है। तो आप इसको जो है मार्क कर लीजिएगा, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपको मार्क कराने जा रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर। नोट डाउन एंड मार्क द क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपने अभी तक जो है आपने बुक का भी अरेंजमेंट कर लिया होगा, क्योंकि बुक भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सभी इसमें देख रखे हैं जैसे आपने देखा होगा। अब आपके
क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 4 क्वेश्चन एंड आंसर लिखवाना मुझे जरूर है ही नहीं कुछ, क्योंकि आपके उसमें आते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ टेक्निकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्रीज डेवलपमेंट, या बैकबोन, जो आपके मैं बताया कि बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज, इसका ये वही है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके में आ चुका है 2019 में, आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। दोनों ही तरीके से आ सकता है कि डेवलपमेंट की टेक्निकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्रीज डेवलपमेंट और बैकबोन ऑफ ए इंडस्ट्रीज, इसके रूप में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इसको राइट कर लें, इसको पढ़ लेंगे, आप इसको कर लेंगे क्योंकि उसी के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ टेक्नीशियंस, व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट, मैं आपको लिख देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं जितने भी बता रही हूँ स्टार्टिंग के जो अब तक के चैप्टर हैं ऑन कम्युनिकेशन से लेकर जो भी ये 4th चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स आपको 4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। अब व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ टेक्नीशियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आप देखिए द टेक्नीशियंस परफॉर्म सेवरल ड्यूटीज़, जो टेक्नीशियंस होते हैं वो अलग अलग बहुत सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ अलग अलग होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। दे हेल्प इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्लान्स एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो किसी भी इंजीनियरिंग मतलब का जो प्लान्स होता है उसके और स्ट्रक्चर के लिए वो डिज़ाइन और उसमें डिज़ाइन और डेवलपमेंट की सहायता से किसी भी जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्लान करते हैं। दे हेल्प टू इंस्टॉल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स एंड स्ट्रक्चर, और उससे रिलेटेड वो है इक्विपमेंट्स का अरेंज करते हैं। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट्स आर एस्टिमेटेड इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड बाय देम, और जो भी इंजीनियरिंग में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होने वाले थे वो ऑलरेडी पहले ही उनको वो टेस्ट कर चुके होते, क्योंकि टेस्टेड इक्विपमेंट्स ही रखे जाते हैं क्योंकि किसी इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ख़राब ना हो, इसलिए। दे यूज सर्वाइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेट, मेंटेन एंड रिपेयर ऑफ द इंजीनियरिंग मशीनरी, और वो क्या करते हैं जो टेक्नीशियंस हैं वो जो मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान देते हैं, रिपेयर करवाते हैं यदि ख़राब है या ओल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा घिस जाती है तो उसको नया चेंज करेंगे, तो ये सारी उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। दे ऑल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और वो जो हैं ऐसे रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करते हैं, रिसर्च करते हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए, और एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो डेवलपमेंट की दृष्टि से की जाती हैं उसमें भी वो पार्ट करते हैं, मतलब उसमें भी वो कनेक्ट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड कैरिंग आवर रिसर्च इन वेरियस फील्ड एंड ऑन देम रेस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, और उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग की, डिज़ाइनिंग की, और जितनी भी रिसर्च होती हैं वेरियस फील्ड में उनकी, और उनके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए। तो ये सब उनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए टेक्नीशियंस, तो ये उनकी ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बताया कि क्वेश्चन जो भी है 100% आएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एंड अगेन आता रहता है। क्या है? द टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट बी फ्लेक्सिबल, डू यू एग्री? व्हाट आर योर रीजंस? ये मतलब रीजंस क्या है कि देखिए कि मस्ट बी फ्लेक्सिबल, आपको समझाते हैं। मस्ट बी फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन। अब ये लचीले होने चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी चीज़ के चेंज होते रहने चाहिए। यानी कि आज भी आप देख रहे हैं पहले की तरह, पहले के टाइम में जो लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, और आज एरोप्लेन तक उड़ा लेती हैं और स्पेस तक पहुंच जाती हैं। तो ये मतलब टाइम चेंज हो रहा है ना, उसको टाइम के चेंज के अकॉर्डिंग हम भी चेंज हो रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन में बताया गया। यस,
I fully agree that technical education program must be flexible with the changing trends and needs of a society. यानी कि जिस तरह से आवश्यकता होती है और ट्रेंड होती है, जो चलन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज होते रहना चाहिए. All of us know that the system of technical education cannot afford to remain static, unchanging or rigged of the simple reason that the need of technicians power keep changing with the lapse of the time. और हम सब जानते हैं जो टेक्निकल एजुकेशंस का जो तरीका था, सिस्टम था, वो जो है स्टैटिक यानी कि रूढ़िवादी, अनचेंजिंग, मतलब जिसको कि चेंज ना किया जाए, मतलब उसी रूल पे चलते रहते हैं, उसको ना बदले, और उसको टेक्निशियंस यानी कि के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग मैन पावर कितनी चाहिए, यानी कि सारी चीज़ों को देखते हुए यानी कि हमें चेंज होते रहना चाहिए. यानी कि टाइम के अनुसार जैसी रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार हमें अपने को ढाल लेना चाहिए. और टेक्निकल एजुकेशन में भी जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो भी मस्ट बी चेंजेबल, वो भी चेंजेबल होने चाहिए. Hence, technical education must also change with the time, otherwise it will fail to meet all the need of human in a changing society. और इस प्रकार जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी टाइम के अनुसार चेंज होती जानी चाहिए. नहीं तो क्या होगा, हम जब जो हमारी जो सोसाइटी है जो चेंज हो रही है तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको हम पाने में फेल हो जाएंगे. यानी कि जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं चलेगा, नहीं बदलेगा, वो फेल हो जाएगा. किस फील्ड में? यानी कि वो ना तो आगे बढ़ पाएगा और ना ही वो अपने आप को वैसा बना पाएगा जैसे कि टाइम की रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको 100% रीड करिए. अब क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से जितने भी हैं ये 2019 में आ चुका है, बाकी जितने क्वेश्चन हैं आपको इसमें से कुछ भी, अब इसका जो है बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ है कि टेक्निकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री डेवलपमेंट, ये भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप इसको ऊपर वाले को भी देखिएगा. लेकिन अब आता है 4, व्हेन द क्राफ्टमैन आर एंगेज इन एक्चुअल प्रोडक्शन. क्राफ्टमैन का मतलब मैन पावर, लेबर वर्क, कि जब लेबर वर्क जो है एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाती है, व्हाट डू इंजीनियर एंड टेक्नीशियन डू. तब इंजीनियर और टेक्नीशियंस क्या करते हैं? यानी कि जब एक्चुअल प्रोडक्शन ही हमारी लेबर वर्क तैयार करती है तो इंजीनियर और टेक्नीशियंस क्या करते हैं, यानी कि उनका क्या काम. बच्चों ऐसा है, देखो यहाँ पर जो मैटर आता है वो आता है एजुकेशन. अब इसी को पहले हम आपको पढ़ के बताते हैं पैराग्राफ के आंसर कैसे हैं. It is true to say that craftsmen are engaged in actual production all the time. कि यह कहना सही है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है उसको बनाने का काम जो है क्राफ्टमैन करते हैं. While the engineer and technicians remain busy in preparing a proper background and base for their work. जबकि इंजीनियर और टेक्नीशियंस उनके पीछे यानी कि बैक में उनको उस काम को करवाने की तैयारी में, मतलब उस काम को पूरा करने की तैयारी में लगे रहते हैं. हाँ, प्रैक्टिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए प्रोजेक्ट सक्सेसफुली. क्योंकि उनकी प्रैक्टिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोडक्ट को बनाना, प्लानिंग किया जाए, डिज़ाइन किया जाए और प्रॉपर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दे ऑल्सो डू रिसर्च वर्क इन वेरियस फील्ड. और वो जो है और फील्ड में भी रिसर्च करती है. अब एक लेबर वर्क है, अब लेबर वर्क को एक मान लीजिए एक इंजीनियर को कहा गया कि आप एक पुल बनाइए, और लेबर वर्क को वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दें कि आपको पुल बनाना, क्या वो बना लेंगे? नो, वो केवल वही काम करेंगे जो कि टेक्नीशियंस उनको कहते हैं. जैसे जैसे उनको बताते हैं वो वैसे ही वो वर्क करना शुरू करते हैं. तो इसलिए क्राफ्टमैन का काम क्राफ्टमैन की तरह होता है, टेक्नीशियंस का काम टेक्नीशियंस को, और इंजीनियर का काम इंजीनियर को. ठीक है ना, तो इसलिए ये कहा गया है. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 2 3 4 क्वेश्चन आप मार्क करेंगे.
उसके बाद 5th 6th और 7th आप छोड़ दीजिएगा स्टूडेंट्स, ना तो ये ट्रू फॉल्स फॉर्म में है, किसी भी तरह से आए आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 4 के बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने थ्योरी समझाई आपको कि व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन थ्योरी अप्रोच एंड द लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, विच डू यू प्रेफर बाय वाई, कि आप कौन सी प्रेफर करेंगे। अब देखिए, इन बोथ द अप्रोच देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, इन दोनों ही अप्रोच में यानी कि इन दोनों ही जो है थ्योरी में बहुत डिफरेंस है। द वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी इज ओल्ड एंड ओनली कन्वेंशनल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट इन इट, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी पुरानी है और इसमें जो है एक्सपेरिमेंट और जो होते थे लेबोरेटरी में केवल इसको बताया जाता था। वाइल एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड एंड मेड क्लियर बाय डूइंग एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस इन लर्निंग बाय डूइंग, जबकि सब कुछ एक्सप्लेन करना और उसको करके दिखाना लर्निंग बाय डूइंग में किया जाता था, उस थ्योरी में किया जाता है। हेंस सो वी प्रेफर लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, इसीलिए हम जो है लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी को अप्रोच करेंगे, विच इज़ रैपिडली रिप्लेसिंग द ओल्ड वेरिफिकेशन थ्योरी इन ऑल द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जो कि वेरिफिकेशन और थ्योरी का जगह लेती जा रही है हर फील्ड में, क्योंकि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हुए देखेंगे हम वही चीज़ अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी जो है उसको हम अडॉप्ट करें। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बाकी क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, इसको भी कर लेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन भी दे देता है। क्वेश्चन के जितने आपके जितने भी पैराग्राफ मतलब जैसा भी आंसर लिखा है आप पूरा लर्न कर लीजिएगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका कि व्हाट इज़ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड, वेयर इज़ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड, कहाँ पर टेक्निकल स्किल की आवश्यकता है। टेक्निकल स्किल इज़ रिक्वायर्ड एट द 3 लेवल। अब टेक्निकल की 3 लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, द इंजीनियर, द टेक्नीशियंस एंड थर्डली द क्राफ्टमैन। The engineer or the technologist are capable of planning, designing and carry out research in the various fields. The technicians are responsible for proper execution of various schemes or plan, whereas the craftsmen are engaged in actual production. यानी कि जो 3 लेवल से इंजीनियर और टेक्नीशियंस मिलके प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जो क्राफ्टमैन होता है उसको एक्चुअल प्रोडक्शंस में तैयार करते हैं। तो ये आपके यानी कि इन 4 चैप्टर में आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 8 और 12 ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको मार्क कराए हैं आपको ये सारे लर्न करने हैं, आप इनको सबको लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं सारे नहीं लिखवाई, जो मैंने आपको मार्क नहीं करवाए हैं वो आपको नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको। आपको वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये आपका चैप्टर नंबर आपका जो है 4 आपको मैंने कंप्लीट कर दिया है, और नीचे की जो ग्रामर है वो आपको बस मैंने कहा था पढ़ लेना है, आपको नहीं करनी है, केवल आपको इतना ही करना है। तो आप ये कर लीजिएगा। आप स्टूडेंट्स एमओएम आप लोगों के भी देखिए चैप्टर 4 हो चुके हैं, टेंस हो चुकी हैं, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट चल रहा है, वीडियो आप पर डेली आप लोगों को अपलोड कराई जा रही है आपकी उसके हिसाब से, और आप आई थिंक आप देख भी रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अब एक आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक, आपका एक टेस्ट होगा, मैं अभी वीडियो में बता देती हूँ, मैसेज के थ्रू भी आपको बताऊँगी एमओएम, क्योंकि एक टेस्ट आपका भी, क्योंकि हमें ऑनलाइन टेस्ट भी लेने हैं, तो सभी के ब्रांचेस के होने जा रहे हो गए हैं, आप ही का रह गया है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है टेंस मैंने पहले करवाया, थ्योरी भी मैं आपको करवा रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ये 4 जो मैंने चैप्टर्स करवा दिए हैं, है ना, ऑन कम्युनिकेशन, एक्सप्लोरिंग स्पेस, सीवी रमन, और ये जो मैंने आज करवाया प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ टेक्नीशियंस, तो आप इन चारों के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको राइट करवाई है, आपको वो सब लर्न करने हैं। जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैंने कहा ना कि 2019 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं आप उनको वो छोड़ दीजिएगा,
बाकी जो मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताए हैं, मार्क करवाए हैं, वो इन 4 चैप्टर्स के आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। पहला जो टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में आपका होने जा रहा है, मैसेज में डाल दूंगी और डेट मैं आपको बता दूंगी और टाइमिंग बताऊंगी। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लासेस चल ही नहीं रही हैं, तो ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। टाइम बता दिया जाएगा, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर जैसे हम आपको टाइम देंगे उसी के अकॉर्डिंग उसी टाइम पर आपके ग्रुप पे, यानी कि MOM फर्स्ट सेमेस्टर जो सहारनपुर के नाम से ग्रुप है, उसी ग्रुप पर उसी टाइम पर वो क्वेश्चन पेपर हम डाल देंगे। तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर के 2 पेजेस ले लीजिएगा, उसमें पहले से ही तैयार करके रखिएगा, उसमें नेम, ब्रांच, ईयर सब कुछ लिख दीजिएगा और ऑनलाइन टेस्ट नंबर 1 है ना, ये डाल दीजिएगा। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर आपको शो हो जाएगा आपके फ़ोन में ग्रुप पे, तो उस क्वेश्चन के जैसे मैंने आपको कहा है उस क्वेश्चन के, क्योंकि आंसर ही लिखने हैं आपको, तो वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं एक क्वेश्चन का, हमें तो एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन देना है, लेकिन मेरे को ऑनलाइन आपका टेस्ट लेना है, तो 2 नंबर के हिसाब से तो है टेस्ट नहीं, वो आपके 3 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है एक क्वेश्चन। एग्जाम के हिसाब से आपको 2 नंबर का ही आएगा, आपके एग्जाम में तो 2 नंबर का ही आएगा, लेकिन इन टेस्ट हम उसको कितने मार्क का भी कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो ये आपका मैटर नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मैडम 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर इतना ही होता है, आप उतना ही लिखिए जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उसमें मार्क्स हम अपने आप देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है 5 नंबर के भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो आप, ये हमारा काम है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, उसका आंसर लिख दीजिएगा और फिर जो आंसर है उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको ग्रुप पर ही सेंड करनी है। PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ग्रुप पर सेंड करनी है, सो दैट हम उसको देखेंगे, आपके आंसर चेक कर देंगे। मार्क्स का बारे में अभी हम कुछ नहीं बताएंगे कि कितने मार्क्स आए। जैसे ऑफलाइन चलती तो स्टूडेंट्स कहते हैं, तो वो तो हम भी दिखा देते हैं, हम बोलते हैं कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम आपको मार्क्स बता देंगे, लेकिन ऑनलाइन ऐसा प्रोसेस नहीं है कि भाई हम आपको मार्क्स बताएं, वो आपके सेशनल में इंक्लूड होंगे, जो भी कुछ है जिसके बेस पे हम अपना सेशनल वर्क देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इस नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा, मैंने इस वीडियो में भी बता दिया है, तो आप तैयार रहिए। इन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। और आप ये जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए स्टूडेंट्स, इन 4 चैप्टर्स के मैं भी वही क्वेश्चंस दूंगी स्टूडेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप देखेंगे जितने भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें से 100% 4 चैप्टर में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आप इनकी तैयारी अच्छी तरह से करिए। कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए। ग्रामर की वीडियो भी अपलोड हो रही हैं आपकी, उसमें देखिए टेंस मैंने आपको बता दिए हैं। इनडायरेक्ट स्पीच की जो है आपकी जो है फॉर्म, जो जितने भी आपके पार्ट्स आपको पहुँचे हैं तो उनको भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि जो एक दूसरा टेस्ट होगा वो फिर मैं ग्रामर बेस पे लूँगी। जितनी भी ग्रामर हमारी हो जाएगी वो टेंस से रिलेटेड होगी, आपके टेंस के भी होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के भी होंगे, और उसके बाद जो पैसिव वाइज जितने भी हैं वो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं किस में से कितने टेस्ट, आपका कौन सा किस चीज़ में से मुझे टेस्ट लेना है। तो वो चीज़ आप आगे के लिए ध्यान में रखें। लेकिन जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका वो बच्चों थ्योरी पर होगा, तो थ्योरी के बेस पर आप जो है ये क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिए, इससे आपको तैयारी भी हो जाएगी। और देखिए ऑनलाइन होते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमें पता ही है कि वो बुक वगैरह खोल के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। क्वेश्चन आप अगर अपनी एबिलिटी पे करेंगे, अपने उस पर करेंगे, तो इससे क्या है कि आपको एग्जाम में याद भी हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप चीटिंग करेंगे तो नुकसान आप ही का है। तो क्योंकि हम देखते हैं PDF फॉर्म में बिल्कुल जैसे सेम बुक की लैंग्वेज होती है वैसे ही क्वेश्चन आंसर राइट होते हैं, हमें पता चल जाता है ना। तो प्लीज़ डोंट राइट टू टीचर्स, हमें धोखा देने की कोशिश मत करिए, आप अपने आप करिए, पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने कैसे क्या है, चीटिंग करी है या उसने अपनी एबिलिटी में लिखा हुआ है। आप जो भी आंसर उसको अपने उसमें फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है तो प्लीज़ आप अपने आप क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश मत करिए। इसके आंसर को आप वैसे का वैसे ही इसको राइट कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे से ग्रुप पे पूछ सकती हैं। तो आपका जो है नेक्स्ट डे कौन सा हो मैं हम डिसाइड करके आपको एक मैसेज, पहले मैसेज डाल देंगे आपको,
हो सकता है मैं मंडे को ही मैसेज डाल दूँ आपको कि MOM फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फर्स्ट जो टेस्ट होगा और टाइम दिया जाएगा आपको, तो उस टाइम पर आप लोग रेडी रहिए। जिस टाइम पर भी बताया जाएगा उस टाइम पर रेडी रहिए, अपना रजिस्टर के पेजेस लेके और पेन लेकर, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर डल जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करके PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके और 1 बाय 1 थ्रू आप तुरंत जो है ग्रुप पर अपने PDF फॉर्म में वो आंसर शीट सेंड कर दीजिएगा। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पे जो भी है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब नेक्स्ट आपका टेस्ट भी होगा, उसकी तैयारी करिए। कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।